नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, आपका एसआई एग्ज़ाम का भी जो है सिलेबस आ चुका है नया, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया था। तो आरपीएससी की वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मोटिवेशन ही है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करता है। इसीलिए मैं डेली आपको ये बात कहता रहता हूँ कि अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी तैयारी पर विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि आपके काम वही आने वाली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मैरीटाइम इंडिया विज़न। तो जो हमारी समुद्रिक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 आयोजित की गई, जिस दौरान मैरीटाइम इंडिया विज़न की घोषणा की गई। एक विज़न जो देश में मैरीटाइम उद्योग को विश्व के शीर्ष मानकों के अनुरूप लाने के लिए 2030 का लक्ष्य रखता है। तो 2030 तक हम अपने मैरीटाइम उद्योग को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा इस विजन में कहा गया है। तो जहाजरानी मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया। वर्चुअली इसका आयोजन हुआ और ये विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन था। 3 दिन के सम्मेलन में 100 से भी अधिक देशों के 1.7 लाख से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ई बुक भी लोकार्पण की गई और इसके अंतर्गत 10 वर्षों में भारतीय मैरीटाइम उद्योग को सबसे बेहतरीन स्थान पर लाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात भी की गई। शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक साथ लेकर आता है और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो समुद्र के माध्यम से जो हमारा व्यापार है उसको और अधिक बेहतर और अधिक तीव्र तथा सुलभ बनाने के लिए इसमें प्रयास किए जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि विभिन्न देशों में कितनी बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी की जाती है। तो दोस्तों, भारत में 2019 में प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम खाना बर्बाद कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी चिंता की विषय वस्तु है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पूरे विश्व भर में 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया। इसका जो है ये जितना हमारा खाना उपलब्ध है पूरी दुनिया में उसका 17% है। इसमें भारत का हिस्सा रहा 6.8 करोड़ टन। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रैप नामक एक संगठन है, दोनों की भागीदारी रही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हर एक हिंदुस्तानी 50 किग्रा खाना बर्बाद कर देता है। आज दुनिया में 59 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं, जिनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर कई वर्ग जो है बड़ी मात्रा में भोजन को बर्बाद करते हैं। ये भोजन जो है इसमें से 61% खाना घरों में बर्बाद हुआ, 26% फूड सर्विस में और 13% रिटेल में, जहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है वहाँ इसको बर्बाद किया गया है। पूरी दुनिया में 17% खाने की बर्बादी ये दिखाती है कि कितनी बड़ी मात्रा में हमारी गलतियों की वजह से हम भोजन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बर्बादी अफगानिस्तान में 82 किलोग्राम, नेपाल में 79, श्रीलंका में 76, हमारे साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो ये होती है। वह लगातार भोजन को संरक्षण करने के लिए एक गोल भी हमारा सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत रखा गया। तो जो हमारा 12वां गोल है वो है एनहांसिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा जो भोजन का उत्पादन है या जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए 12वां गोल है और उसी का पॉइंट 3 है उद्देश्य, जिसमें खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को कम करना और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला से खाद्य नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए हमारे देश में मेगा फूड पार्क्स की स्थापना की जा रही है, जहां पर चेन या श्रृंखला सिस्टम के माध्यम से जो है भोजन की बर्बादी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 12वां बिंदु किसको देखता है? एक तो उत्पादन को, ठीक है, और एक कंजम्पशन को, दोनों को ही सस्टेनेबल बनाने के लिए, दोनों को ही एनहांस करने के लिए प्रयास ये करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एसआई की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी हमारी गुलदस्ता समसामयिकी। तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स लगभग पूछेगा। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 का हमने अवेलेबल करवा दिया है आपको एप्लीकेशन पर, आज ही आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा जनवरी फरवरी की
1 जनवरी से 28 फरवरी तक की करंट अफेयर्स की बुक भी आ गई है। ये दोनों ही बुक्स आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा की तैयारी में। और आरएस जैसे पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो डिटेल्ड खजाना इसमें होता है, तो वो आप अभी से रिवाइज करना शुरू कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको फिर लास्ट में एक भागा दौड़ ना करना पड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो रक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी क्रम में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी के विकास का एक सफल परीक्षण किया गया। और ये जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी है इसका विकास इसलिए किया जा रहा है ताकि हवा में तेज गति से जो मूवमेंट करने वाले हमारे विमान हैं वो किसी भी अन्य विमान या मिसाइल को निशाना लगा सके। मतलब हवा से हवा में मार करने वाली विशेष मिसाइल के निर्माण के लिए ये प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। हाल ही में 5 मार्च 2021 को ओडिशा के चांदीपुर रेंज में इसका परीक्षण भी किया गया। तो फ्लाइट टेस्ट थी ये। परियोजना का लक्ष्य भविष्य की भारतीय लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के प्रणोदन प्रणाली को विकसित करना है। मतलब एक तो इनकी गति बढ़े और दूसरा इनकी दूरी भी बढ़े। अब क्या होता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एक मिसाइल प्रणोदन मतलब एक लॉन्चिंग एक प्रणाली है जिसमें एक धुआं नोजल रहित मिसाइल बूस्टर के साथ एक थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट शामिल होता है। इस रॉकेट में रैमजेट तकनीक का प्रयोग होता है। रैमजेट तकनीक एक विशेष प्रकार की कम्बशन तकनीक है जिसमें क्या होता है, एक जो वायुमंडल की हवा है, वायुमंडल की हवा को एक ऐसे इंजन से गुजारा जाता है जहां से यह हवा कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद में एज अ ऑक्सीडाइजर काम करते हुए जो है ईंधन का दहन करती है। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी किसी कंबशन इंजन में ईंधन जलता है तो उसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक एजेंट की जरूरत होती है और इसके लिए विमान को अपने साथ फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेकर जाना पड़ता है। रैमजेट तकनीक में क्या होता है, ये लगभग 3 मैक के करीब काम करता है। 3 मैक, 1 मैक का मतलब होता है ध्वनि की गति और 1 मैक बराबर होता है 1235 किलोमीटर के करीब। ठीक है, तो 3 मैक मतलब लगभग 3700 से 3800 किलोमीटर की स्पीड पर जब वायुयान चल रहा होता है उस समय वो क्या करता है, बाहर वातावरण की ही जो हवा है उसको कंप्रेस करता है एक इंजन में और वहां पर उसको कंप्रेस करने के बाद उसका प्रयोग करता है जो भी वहां पर ईंधन होता है उसके दहन के लिए। तो अतिरिक्त ऑक्सीजन लेकर जाना नहीं पड़ता, ऐसे में तेज गति मिलती है और इस रैमजेट स्पीड पर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और तब मिसाइल को मिलती है तेज गति और ज्यादा दूरी। यही काम इसके अंतर्गत होता है। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एक मिसाइल है जो एक तेज गति की जो मारक क्षमता है उसको विकसित करने के लिए बनाई गई है। 2017 तक मिसाइल प्रणाली में 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो हमारा 8 किलोमीटर का ऊंचाई है उस पर जो है लगभग 120 किलोमीटर की रेंज प्राप्त की गई है और गति 2.3 से 2.5 मैक जो है इसमें होती है। तो ये एक बहुत ही विशेष मिसाइल है जिसका विकास डीआरडीओ कर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में कुल कितने भारतीय संस्थान सम्मिलित हैं? 100 में। तो 12 संस्थानों को जगह मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत। अब देखो दोस्तों, ये रैंकिंग जो है ये सब्जेक्ट रैंकिंग है, मतलब किसी एक विशेष सब्जेक्ट में उस संबंधित संस्थान ने बेहतर किया है। एक और रैंकिंग आती है जिसको हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहते हैं, तो वो ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूट्स को लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बेहतर कर रहा है तो उसको रैंकिंग दे दी, इस तरह से इसमें रैंकिंग दी गई है। तो भारत के 1 दर्जन शिक्षण संस्थान 100 संस्थानों में सम्मिलित हुए हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने लंदन में 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की। भारतीय संस्थानों में आईआईटी मद्रास पहले रैंकिंग पर है, मतलब अगर भारत की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे दूसरे, आईआईटी खड़गपुर तीसरे और दिल्ली विश्वविद्यालय को चौथा स्थान इसमें मिला है। आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ओवरऑल 30वीं रैंक मिली है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर को मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में 41 और 44वां स्थान मिला है। तो देखो ये अलग अलग विषयों में आधारित रैंकिंग है जो जारी की गई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने शैक्षणिक प्रतिष्ठा, टीचिंग की जो वहाँ पर प्रतिष्ठा है, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति पेपर के शोध उद्धरण, कितने शोध पेपर प्रकाशित हुए और एच इंडेक्स, इन 4 मापदंडों पर आकलन किया है। एच इंडेक्स क्या होता है? एच इंडेक्स का मतलब है साइंटिस्ट या स्कॉलर का जो प्रकाशित कार्य है उसकी उत्पादकता कितनी है और उसका इम्पैक्ट कितना है।
इन दोनों को नापने के लिए एच इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ ले अगर आपको एच इंडेक्स, तो एच इंडेक्स क्या काम करता है? कोई भी जो साइंटिस्ट है, स्कॉलर है, जो कोई रिसर्च पेपर लिखता है या कोई नया शोध प्रकाशित करता है, उसकी उत्पादकता और उसका प्रभाव क्या है, उसको नापने का एक इंडेक्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना 2021 शुरू की जा रही है? तो राजस्थान में जो है दोस्तों, नेहरू बाल संरक्षण कोष की भी शुरुआत 2020-21 के बजट में की गई है और अब जो है एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ऐसे लोग जो बालक बालिकाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं और उनके संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए उनके पुनर्वास के प्रयास करते हैं, उनको किसी भी इस तरह के आपराधिक गतिविधि के चुंगल से रोकते हैं, नशा मुक्ति करवाते हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो उन सभी लोगों को अब नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दे दी है। समेकित बाल संरक्षण सेवाएं ICDS जो है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत इस योजना को जो है चलाया जाएगा और 5.59 लाख रुपए किशोर न्याय निधि से वहन किए जाएंगे। दोस्तों, प्रदेश के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए और उनके संरक्षण के लिए ही 2020-21 के बजट में 100 करोड़ रुपए का नेहरू बाल संरक्षण कोष गठित किया गया था। कोष का उपयोग बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था और इसी क्रम में अब ये बाल संरक्षण पुरस्कार योजना भी चलाई जाएगी। तो देखो, थोड़ा कठिन तो लगेगा बट इनको याद आपको ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने आज इसे पढ़ लिया तो ये मत सोचना आप हमेशा याद रख पाएंगे। आप विद इन 4-5 दिनों में से भूल जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं। तो बस रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रिवीजन करते रहिए ताकि आप अपने 100% करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सही करें। मैं सही कहता हूँ, 100% भी किए जा सकते हैं यदि आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो। चलिए, तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म RS जंक्शन का लाभ उठाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।